गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर लिया कि हनुमान चक्कर नाम के पेंसिल बम यूनिट एमुनेशन रूम में पड़े हैं। चनाचा शाम को अकेला ही इंस्पेक्शन करने के बहाने एमुनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर कृष्ण था। मुझे असला खाना में तो दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सवाए दफ्तर के कुछ नहीं था, मगर असला का जखीरा जमीन के अंदर गहरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ एमुनेशन के बड़े बड़े क्रेड लगे हुए थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक क्रेड उठाकर देखता, इस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। एक लंबी क्रेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में एमुनेशन ऑफिसर ने हनुमान चक्र लिख दिया था। मैं वहां रुक गया और गार्ड से कहा कि क्रेट खोला जाए। फौरन क्रेट खोल दिया गया। अंदर स्याह रंग की 2-2 इंच लंबी पिंसलें पड़ी थी। यही पिंसल बम थे और मुझे इन्हीं में से 1-2 की जरूरत थी। मैं एक माहिर फौजी ऑफिसर की तरह इनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पिंसल बम था, मगर वजन इसका लंबाई के मुकाबले में ज्यादा था। इसके ऊपर सर पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था, साथ ही एक नन्हा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेजी में हिंसे लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम लैप्स के लिए है। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज निकाल कर अलग रखे हैं। ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम इन्हें चेक करेगा। फ्यूज अलग लाना। ठीक है सर। मैं 33 कदम उठाता हुआ असला की डंप से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असला डंप का मुआयना किया था। चनाचा मैंने ऑफिस में जाते ही इसे फोन पर बुला लिया। इसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पिंसल बम और इनके फ्यूज लाकर दे गया। ये मेरी मेज पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर इन्हें देखा तो बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैं जलंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इस किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हुए हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात तो हमें हेडक्वार्टर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अभी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। मैं इस किस्म की असला की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मैं इसे सुबह चेक करूँगा। और फिर मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। इसने दबी ज़ुबान में कहा, सर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ये असला हमें अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कैप्टन ने उठकर सल्यूट किया और बोला, दैट्स राइट सर। आप डिनर मेस में करेंगे या तुम लोगों के साथ डिनर का लुत्फ होता है? थैंक यू सर। ये कहकर वो चला गया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। इसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज़ कर दूं और कैप्टन वर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखूं। इसलिए मैंने रात मेस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर लिया था। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल ना होने दिया, मगर मैंने देखा वो खामोश और संजीदा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो खतरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। ये ख्याल जहन से झटक कर मैं इस रात शगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताज़ा मिल डाक आ गई। एक खत पढ़कर मेरा रंग उड़ गया। ये खत जलंधर छावनी के ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आया था। इसमें लिखा था कि मेजर कृष्ण अभी तक भी छुट्टी पर है, इसलिए वो एक और ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंटल ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने खत जेब में रख लिया।
फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायजा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड्स एकदम अटेंशन हो गए। मैं वापस दफ्तर में आ गया और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलकर चारों पेंसिल बम निकाले। वहीं अलमारी के पट की ओट में 2 बमों को फ्यूज लगाए और सुर्ख बटन आगे दबाकर छोटे डाल की बारीक सुई को 3 के हिस्से पर कर दिया। दोनों बम मैंने अपनी जेब में रख लिए। बाकी 2 को कागज में लपेटा, अलमारी को ताला लगा दिया और दफ्तर से निकलकर एमुनेशन डंप की तरफ चल दिया। असले के जमीन 2 जखीरे में उतरने लगा। गार्ड मेरे साथ हो लिया। मैंने इसे बताया कि मैं पेंसिल बम वापस रखने आया हूं। मैंने क्रेट खोला और जेब से बम निकालकर इसे खोलने लगा। मैं गार्ड से बातें भी कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रुमाल नीचे गिरा दिया और इसे कहा, जवान रुमाल उठाओ। वो रुमाल उठाने के लिए झुका तो मैंने दोनों बम क्रेट में पड़े दूसरे बमों के साथ रख दिए। सिख गार्ड ने अदब से रुमाल पेश किया। वेल जवान, क्रेट बंद कर दो। मैंने असला चेक कर लिया है। ओके, मैंने कहा। ठीक है सर। सिख गार्ड ने क्रेट बंद करके इसके ऊपर पत्ती चढ़ा दी। मैं इससे यूनिट के बारे में इधर उधर की बातें करता हुआ असले के जखीरे से बाहर आ गया। इस वक्त मेरी जेब में बड़े ही ताकतवर 2 पेंसिल बम पड़े थे जिनको 2 घंटे के बाद फट जाना था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था और मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी तोप प्रिया के मोर्चे में पहुंच जाना चाहता था। लेकिन कैप्टन वर्मा की मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं इसे यूनिट से बाहर किसी काम पर भेज देना चाहता था। चनाचा मैंने फौरन इसे फ़ोन करके बुलाया और कहा, कैप्टन, हमें घी की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं चाहता हूं तुम शहर जाकर घी कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद मिलो और बात करो। सर, फ़ोन पर बात कर लेते हैं। ओह नो कैप्टन, तुम इन लोगों को नहीं जानते। घी की क्वालिटी में भी मुझे फ़र्क लगा है। तुम खुद जाओ। ओके सर। कैप्टन वर्मा ने सल्यूट करते हुए कहा। इसके चेहरे पर वही पुरअसरार संजीदगी थी। ये मेरे लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म था। कैप्टन वर्मा चला गया तो मैंने उठकर दरवाजे पर गिरे पर्दे की ओर में से झांक कर देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कहीं ये जीसीयू जलंधर कैंट को फ़ोन ना कर दे। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मेरी आंखें कैप्टन वर्मा पर लगी हुई थीं। जीप में बैठकर इसने इंजन स्टार्ट किया और इसे दरख्तों के नीचे से निकालकर यूनिट के गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो अहाते में निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया तो मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नए मेजर चरणजीत सिंह के चार्ज लेने में अभी 2 दिन पड़े थे। इसकी मुझे फिक्र नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि कहीं कैप्टन वर्मा शहर जाकर मिलिट्री पुलिस को फ़ोन ना कर दे कि इसे मेजर कृष्ण पर शुबा है। कुछ भी हो सकता था। हालात करीब करीब हंगामी ही थे। एक बार मुझ पर मिलिट्री पुलिस ने हाथ डाल दिया तो फिर नजात नामुमकिन थी। वक्त गुजर रहा था। मेरी जेब में पड़े हुए दोनों पिस्टल बम्बों के अंदर लगी हुई नन्ही सी गरारी ने चलना शुरू कर दिया और पौने 2 घंटे बाद इन बम्बों को क़यामत खेज धमाके के साथ फट जाना था। कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था। कम अज़ कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म की खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कैप्टन वर्मा। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, यस। दूसरी तरफ से बारी आवाज़ आई, मैं जलंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मुखर्जी बोल रहा हूँ। यस सर। कैप्टन, तुम्हें हमारा खत मिल गया होगा। ओके। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था लेकिन हमने इसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी वक्त पहुंच जाएगा। ओके। ओके सर। इधर यूनिट का जवान सब ठीक ठाक है। ओके सर। फ़ोन बंद हो गया।
मेरी तो जान हवा हो गई। एक मुसीबत बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी वक्त भी छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था, या यूं कह लीजिए कि मौत और मेरे दरमियान चंद कदमों का फासला रह गया था। अगर असली मेजर शरणजीत सिंह चार्ज लेने यहाँ पहुँच गया तो मेरा बांडा फूट जाएगा और मेरे लिए यहाँ से फरार होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जबकि अभी मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरी जेब में बड़े पेंसिल बमों के फटने में 1.5 घंटा बाकी रह गया था। मैं अपने ऑफिस से निकल आया। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे तक बीत जाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से प्रिय तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टेकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गए। मेरी जीप देखकर वहां के गार्ड्स अटेंशन हो गए। मैंने जीप से उतरते ही रोबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग ड्यूटी से इधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम यहाँ यूनिट में है, जंगली लोग इधर फिल्म देखने नहीं आया। ये कहकर मैं सीधा तोप के बंकर में उतर गया। गनर्स अटेंशन हो गए। मैंने इन पर रोप झाड़ना शुरू कर दिया और इन्हें हुक्म दिया, चलो बाहर जाकर फॉल इन हो जाओ। वो एक कतार में बाहर निकल गए। अब मैं अपने शिकार के सामने तन्हा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरफ उड़ रहा था। मैंने जेब से पेंसिल बम निकाले और इन्हें तोप के ब्रिज के सुराखों में के अंदर धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गनर्स और चारों गार्ड्स फॉल इन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने इन्हें मजीद डांटने के बाद ड्यूटी ठीक से देने की हदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पेंसिल बम मैंने ब्रिज के अंदर इस तरह गिराए थे कि इन बमों को कोई नहीं देख सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था। बमों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट की तरफ पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था और ऐसा ही हुआ। अभी मैं एक फरलांग भी नहीं गया था कि सामने से कैप्टन वर्मा की जीप आती दिखाई दी। मैं इससे बात किए बगैर निकलना नहीं चाहता था। ऐसी सूरत में इसका शक यकीन में बदल जाता और सारी मिलिट्री मेरे ताक़ुब में निकल खड़ी होती। मैंने जीप रोक दी। कैप्टन वर्मा जीप से उतर आया और बोला, सर कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, सब ठीक हो जाएगा। मगर आप किधर जा रहे हैं सर? मैंने कंधे उचका कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आंख मारकर कहा, मैं एक प्राइवेट काम जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। जवाबन कैप्टन वर्मा बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। इसका चेहरा वैसे ही संजीदा रहा। कहने लगा, ओके सर, मैं अभी वापस आ रहा हूं कैप्टन, डोंट वरी। ये कहकर मैं जीप लेकर आगे निकल गया। मैंने अकब नमा आईने में देखा कि कैप्टन वर्मा अपनी जीप के पास खड़ा हुआ मेरी जीप को देख रहा था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जो काम करने आया था वो काम मैं कर चुका था। अब सिर्फ मुझे एक होलनाक धमाके का इंतजार था। ये कुदरती बात थी कि धमाके के बाद छावनी की सबसे बड़ी तोप के ऊपर खच्चे उड़ जाते और वहां अफरा तफरी मच जाती। कैप्टन वर्मा को यकीन हो जाता कि मैं वही एजेंट हूं या तकरीबकार था जिसने तोप को पेंसिल बम से उड़ा दिया। इसी वक्त पठानकोट और अमृतसर की मिलिट्री पुलिस को खबरदार कर दिया जाता कि एक पाकिस्तानी जासूस मेजर की वर्दी में मफरूर है, इसे गोली मार दी जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने घड़ी देखी, बम फटने में पौना घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मसीदा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफ़र करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय 600 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाएं। मैं शहर के फैशनेबल बाज़ार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया।
एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपनी हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतार दी और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफलर भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज़ मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं ख़ास मिशन पर हूँ। आपको मालूम है आजकल हालात कैसे हैं। जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला। इसने फ़ौरन वर्दी पैक करा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैं सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के अकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे।